गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नॉन क्लासिकल लिगेंड्स और पाई एसिड लिगेंड्स में लास्ट एग्जाम्पल मैंने जैसे सॉल्ट का लिया था और जैसे सॉल्ट में हमने इथीन को एज ए लिगेंड लिया था और इथीन एक पाई एसिड लिगेंड होता है, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब आइए हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, बट ध्यान रहे क्वेश्चन करने से पहले इस क्वेश्चन को आप तब समझ पाएंगे जब आपने लेक्चर नंबर 7 को अच्छे से आपने देखा होगा और समझा होगा, तब इस क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पहले से नोट डाउन किया है कि कंपेयर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। ठीक ना, हमारे पास यहाँ पे 5 कंपाउंड दे रखे हैं। इन 5 कंपाउंड में आपको इथीन का बेसिकली जहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड है उस कार्बन कार्बन बॉन्ड का हमें लेंथ कंपेयर करना है। तो जरा देखते हैं, ये दोनों तो आइसोलेटेड फॉर्म में है और ये थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ जो है, यहाँ पे C2H4, यहाँ पे C2F4 और यहाँ पे C2CN4, ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स में है और ये दोनों के दोनों जो है आइसोलेटेड फॉर्म में है। तो पहले हम आइसोलेटेड फॉर्म की बात करते हैं, फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। तो जरा देखेंगे यहाँ पे होगा क्या कि अगर आप आइसोलेटेड फॉर्म में ये देखते हैं C2H4, तो C2H4 में यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच ये डबल बॉन्ड होगा। C2H4 में यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। एंड फर्दर आप यहाँ पे C2F4 लेते हैं, तो C2F4 में भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। आप चाहें तो यहाँ पे बेंड्स रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे बेंड्स रूल भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए। तो अगर इन दोनों का यदि आपको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, तो ध्यान रहे यहाँ पे कार्बन से इनफैक्ट यहाँ पे फ्लोरीन एटम अटैच है एंड फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होगा। तो फ्लोरीन करेगा क्या कि कार्बन पे डेवलप करेगा पॉजिटिव चार्ज, एंड कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा तो कार्बन का साइज जो होगा वो श्रिंक कर जाएगा। यहाँ पे आप देखो कि बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन अपनी तरफ पुल करेगा, यहाँ भी फ्लोरीन अपनी तरफ पुल करेगा, तो बेसिकली इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इधर से भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कार्बन का साइज जो होगा वो श्रिंक करेगा, और कार्बन का साइज श्रिंक करने के कारण ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप C2H4 में बात करेंगे तो C2H4 के अंदर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कार्बन अपनी तरफ पुल करेगा, यहाँ भी कार्बन अपनी तरफ पुल करेगा और इस पे आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण साइज जो होगा कार्बन का बढ़ जाएगा, और कार्बन का साइज बढ़ने के कारण कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होगा ये इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे अगर आप बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे फर्स्ट और सेकेंड में, तो इनफैक्ट फर्स्ट में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होगा वो सेकेंड वाले से ज़्यादा होगा। फर्स्ट में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होगा वो सेकेंड वाले से ज़्यादा होगा। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ इनफैक्ट ये C2Cl3 और C2H4 और यहाँ पे C2H4 की बात करता हूँ। तो जरा देखो, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करने का मतलब जैसे कि आपने C2H4 लिया और फिर ये आपने लिया PtCl3, देन यहाँ पे C2H4 और पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज जो है यहाँ पे -1 चार्ज है, पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज जो है यहाँ पे -1 चार्ज है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होगा इस कॉम्प्लेक्स वाले में C2H4 में, इस कॉम्प्लेक्स वाले में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। जैसे क्यों ज़्यादा होगा, बेसिकली कि जब यहाँ पे इनफैक्ट ये इथीन जब अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लेटिनम को देता है, तो फिर प्लेटिनम क्या करता है कि अपने फील्ड ऑर्बिटल से ये इथीन के एंटी बॉन्डिंग में अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, और इथीन के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो तो डिक्रीज करेगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर आप आइसोलेटेड फॉर्म में इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो आप ये देखते हो कि कार्बन के साथ यहाँ पे फ्लोरीन अटैच है, जिसके कारण कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा।
लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड होने के कारण इनफैक्ट कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो कार्बन जो होगा बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, इन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, कार्बन का साइज बढ़ेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ यदि आइसोलेटेड फॉर्म में कंपेयर करोगे तो C2H4 का बॉन्ड लेंथ जो होगा ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे यदि C2H4 को अगर आप कंपेयर करते हैं इस कॉम्प्लेक्स से, तो कॉम्प्लेक्स वाले में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। ऐसा इसलिए कि जब ये C2H4 जब अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेटल को देगा तो फिर ये मेटल जो होता है, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि जब ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस मेटल को देगा तो मेटल इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन रिच हो जाने के कारण, ठीक ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस रिलीज करता है इसके एंटी बॉन्डिंग में, जिसको बैक बॉन्डिंग और बैक डोनेशन मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में। और जब यह प्लेटिनम अपने फील्ड ऑर्बिटल से C2H4 के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो C2H4 का जो कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर जाएगा एंड बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। तो अब आपको यहाँ देखना है कि C2H4, C2F4 और यहाँ पे C2CN होल 4 में कहाँ पे इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी ज़्यादा होगा। यहाँ देखें, ये प्लेटिनम जो होगा, ये C2CN होल 4 जो होगा, पहले पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको देगा, फिर प्लेटिनम अपने फील्ड ऑर्बिटल से इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। यहाँ भी C2H4 जो होगा अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लेटिनम को देगा एंड फर्दर प्लेटिनम अपने फील्ड ऑर्बिटल से इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। यहाँ भी वही सिचुएशन है कि ये पहले अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा, फिर ये प्लेटिनम जो होगा अपने फील्ड ऑर्बिटल से इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, और यहाँ भी कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा। अब आपको देखना है कि कहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा डिक्रीज करेगा। तो वहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा डिक्रीज करेगा जहाँ पे इनफैक्ट प्लेटिनम के फील्ड डी ऑर्बिटल से जो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा, वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा डिक्रीज करेगा एंड बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप देख लो, अगर इन तीनों को अगर आप कंपेयर करते हो, इस कॉम्प्लेक्स को, इस कॉम्प्लेक्स को और इस कॉम्प्लेक्स को, तो आप ये पाओगे यहाँ पे कि देखो यहाँ पे नेबर एटम कार्बन के साथ जो है फ्लोरीन है, एंड फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन जो होगा इट इज़ ग्रेटर देन इनफैक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप बात करेंगे तो इस मॉलिक्यूल में C2H4 के अंदर कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ कार्बन से फ्लोरीन अटैच है, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होने के कारण C2F4 का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम होगा, बट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी जो होगा ज़्यादा होगा। तो जब प्लेटिनम से C2F4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो अपने एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन का जो इंसर्शन होगा इसके एंटी बॉन्डिंग में होगा, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन के इंसर्शन के कारण एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, एंड एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा घटेगा एंड बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो नो डाउट C2F4 की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जो होगा कम होगा देन C2H4, बट C2F4 की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, प्लेटिनम से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी जो होगा वो ज़्यादा होगा देन C2H4, क्योंकि यहाँ कार्बन से जो अटैच है वो फ्लोरीन अटैच है, एंड फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी जो होगा C2F4 का ज़्यादा होगा देन C2H4, और ये C2F4 जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा अपने एंटी बॉन्डिंग में, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स में और इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे C2F4 के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, यहाँ पे C2H4 के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो C2F4 में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होगा वो ज़्यादा होगा C2H4 से कॉम्प्लेक्स के अंदर। लेकिन अगर आप आइसोलेटेड फॉर्म की बात करेंगे तो आइसोलेटेड फॉर्म में C2H4 का बॉन्ड, C2H4 के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा C2F4 में, ठीक ना। कॉम्प्लेक्स के अंदर इनफैक्ट C2F4 के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने का कारण ये है कि बेसिकली C2F4 जो होगा बेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा
ठीक ना, प्लेटिनम के फील्ड ऑर्बिटल से C2F4 में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होगा और इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आके इंसर्ट करेगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीज कर जाएगा एंड बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा एंड बॉन्ड लेंथ जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। एंड फर्दर हम बात करेंगे यहाँ पे C2F4 की और C2CN4 की। तो C2CN4 में आप देखो कि ये कार्बन कार्बन C2CN4 में आप देखो कि यहाँ पे क्या है, इनफैक्ट कार्बन कार्बन यहाँ भी डबल बॉन्ड है और इसके साथ ये CN अटैच है, इसके साथ ये CN अटैच है, यहाँ भी CN है, इसके साथ भी ये CN अटैच है। तो आप जरा देख लो यहाँ पे इनफैक्ट क्या होगा कि अगर आप माइनस आई इफेक्ट की बात करेंगे, माइनस आई इफेक्ट की बात करेंगे तो माइनस आई इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट की बात करेंगे तो CN नेगेटिव का, इनफैक्ट CN नेगेटिव का माइनस आई इफेक्ट जो होगा इट इज ग्रेटर देन, ठीक ना, ये फ्लोरीन। इनफैक्ट क्या होता है कि CN का माइनस आर इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट जो होता है, CN का माइनस आर इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट जो होगा बेसिकली फ्लोरीन से ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि फर्दर C2CN4 के अंदर प्लेटिनम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी जो होगा ये C2F4 से ज़्यादा होगा। और जो पाई एसिड लिगेंड मेटल के फील्ड d ऑर्बिटल से जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी रखेगा तो इलेक्ट्रॉन लेके अपने एंटी बॉन्डिंग के अंदर इंसर्ट करेगा और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ने का मतलब हो गया कि बॉन्ड ऑर्डर तो घट जाएगा बट बॉन्ड लेंथ जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लो कि अगर आप यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, ये 5 हमने मॉलिक्यूल लिया है C2H4 C2F4, ठीक ना, फिर ये दो कॉम्प्लेक्स फिर ये तीसरा कॉम्प्लेक्स लिया। तो नो डाउट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर ये C2H4 के अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में C2H4 का जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होगा ये आइसोलेटेड फॉर्म से ज़्यादा होगा। ऐसा इसलिए कि प्लेटिनम जो है वो अपने फील्ड ऑर्बिटल से इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके कार्बन कार्बन बॉन्ड का ऑर्डर डिक्रीज कर देगा एंड बॉन्ड लेंथ बढ़ा देगा, ठीक ना। तो कॉम्प्लेक्स वाले का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा इनफैक्ट आइसोलेटेड फॉर्म से। तो यहाँ जरा देख लो कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ इनफैक्ट ये 5th का होगा, फिर यहाँ पे 4th कॉम्प्लेक्स का होगा, इसके बाद यहाँ पे आपको 3rd कॉम्प्लेक्स में, इसके बाद यदि आप देखोगे तो 1st का होगा एंड सबसे कम जो होगा 2nd का होगा। तो यहाँ जरा देख लेंगे आप, यहाँ पे एक बार वापस में रिपीट करता हूँ, देखो कि जो ये दोनों तो आइसोलेटेड फॉर्म में है और दोनों आइसोलेटेड फॉर्म में है तो अब इन दोनों का अगर हम कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करेंगे तो C2H4 का कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ C2F4 से ज़्यादा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ कार्बन से फ्लोरीन अटैच है और फ्लोरीन जो होगा कार्बन पे डेवलप करेगा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के साइज को रिड्यूस कर देगा जिसके कारण कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ घट जाएगा। लेकिन जब आप इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को और इस C2H4 को कंपेयर करेंगे तो C2H4 के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ और ये कॉम्प्लेक्स में C2H4 में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कंपेयर किया जाएगा तो कॉम्प्लेक्स के अंदर C2H4 में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इस आइसोलेटेड फॉर्म से ज़्यादा रहेगा। ऐसा इसलिए कि प्लेटिनम अपने फील्ड ऑर्बिटल से इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और इसका बॉन्ड ऑर्डर घटेगा एंड बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। लेकिन जब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी C2F4 का ज़्यादा होगा देन C2H4, ठीक ना। इस कारण से यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इससे ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आप C2F4 को और C2CN4 को कंपेयर करेंगे तो आपको कहानी ये दिखेगा कि इनफैक्ट CN का जो माइनस आई इफेक्ट होगा, CN का जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा फ्लोरीन से, या CN का माइनस आर इफेक्ट जो होगा वो ज़्यादा होगा फ्लोरीन से। दैट्स वाई C2CN4 का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी जो है प्लेटिनम के फील्ड ऑर्बिटल से C2CN4 में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी जो होगा वो C2F4 से ज़्यादा होगा। इस कारण से यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, इस कारण से यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होगा, ठीक ना, C2F4 से ज़्यादा होगा। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी होगा किसी पाई एसिड लिगेंड में, इनफैक्ट उतना ज़्यादा उसका बॉन्ड ऑर्डर घटेगा एंड बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल ऑर्डर ये मिला हमारे पास
कि जो आइसोलेटेड फॉर्म में है उनका तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा बेसिकली जो आइसोलेटेड फॉर्म में है और जो कॉम्प्लेक्स में है, इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स वाले के अंदर कंपेयर किया जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा कम होगा एंड बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहेगा। तो कॉम्प्लेक्स वाले मॉलिक्यूल में बेसिकली कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू आइसोलेटेड फॉर्म, ठीक ना। एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इसलिए डिक्रीज कर रहा क्योंकि मेटल जो है वो बैक डोनेशन के थ्रू पाई एसिड लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को बढ़ा रहा एंड बॉन्ड ऑर्डर को बेसिकली डिक्रीज करके बॉन्ड लेंथ को बढ़ा रहा एंड बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से हमारे पास जो ऑर्डर है सबसे ज्यादा कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होगा वो C2CN4 के अंदर होगा इस कॉम्प्लेक्स में, मतलब फिफ्थ का सबसे ज्यादा होगा, देन 4 एंड 4 का ज्यादा होगा थर्ड से। अब इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो C2H4 का ज्यादा होगा कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ देन C2F4, ठीक ना। तो एक बार वापस में रिपीट करता हूं कि बेसिकली हो क्या रहा कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी होगा किसी पाई एसिड लिगेंड में, इनफैक्ट जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसके साथ अटैच होंगे तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा इंसर्ट होगा एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर को बेसिकली डिक्रीज कर देगा एंड बॉन्ड लेंथ को बढ़ा देगा। ओके, तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं पाई एसिड लिगेंड, ये मैंने लिया C2H2 इथाइन लिया है मैंने। अब यहाँ इथाइन में देख लो कि बेसिकली ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज है आइसोलेटेड फॉर्म में। आइसोलेटेड फॉर्म में कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइज है और sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो बेसिकली यहाँ पे ये कार्बन 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 बॉन्ड लेंथ जो है बेसिकली 1.20 एंगस्ट्रॉम है। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का लेंथ जो होगा 1.20 एंगस्ट्रॉम होगा एंड कार्बन sp होने के कारण बेसिकली ये मॉलिक्यूल जो है लीनियर है, ये मॉलिक्यूल लीनियर है और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 है, बॉन्ड ऑर्डर जो है 3 है। अब देखिए यहाँ कार्बन के पास लोन पेयर है नहीं, यहाँ भी कार्बन के पास लोन पेयर है नहीं, बट फिर भी ये इथीन मॉलिक्यूल जो होता है एक लिगेंड की तरह काम करता है। और कैसे लिगेंड की तरह काम करता है, होता क्या है, इनफैक्ट होता क्या है कि ये इथीन जो होता है अपना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में, इथीन जो होगा अपना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा और ये डोनेशन सिग्मा मैनर में होता है जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, ठीक ना। तो ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है और फिर होता क्या है फर्दर कि ये मेटल के पास जब ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो बेसिकली इस मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा और इस मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने के कारण ये मेटल क्या करेगा कि फर्दर अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस करने के लिए अपने फील्ड d ऑर्बिटल से इस इथाइन के एंटी बॉन्डिंग में, ये वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये वैकेंट पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब इस वैकेंट पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये फर्दर बैक डोनेशन करेगा, ये बैक डोनेशन करेगा और बैक डोनेशन के थ्रू इनफैक्ट ये मेटल M जो होगा अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिलीज करेगा और इसके एंटी बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा, जब इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा मेटल के फील्ड d ऑर्बिटल से, तो बेसिकली इस कार्बन कार्बन बॉन्ड का ऑर्डर जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा एंड बॉन्ड लेंथ जो होगा इंक्रीज कर जाएगा एंड ओवरऑल सिचुएशन कुछ आपको ऐसा दिखेगा कि ये मेटल M है और मेटल M के साथ यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन जस्ट लाइक यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर जैसा सिचुएशन बन जाएगा और ये हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन है यहाँ पे और इनफैक्ट ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिया है और ये बॉन्डिंग हो गया, ये बॉन्डिंग हो गया और बॉन्डिंग में सिचुएशन ये है, इनफैक्ट इस बॉन्डिंग के अंदर सिचुएशन ये है, आप ज़रा देख लेंगे कि फर्स्ट पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड देता है बट इन सिग्मा मैनर,
एंड वापस ये इनफैक्ट मेटल M जो होता है अपने फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग में ट्रांसफर करता है। और ऐसा इसलिए कर पाता है कि बेसिकली जब ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड देता है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच बन जाता है, और इलेक्ट्रॉन रिच बन जाने के कारण ये अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है बेसिकली वापस बैक डोनेट करके यहाँ से चार्ज को क्या करता है कि बेसिकली ये मेटल जो होता है अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट को बढ़ाता है अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देके। तो फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की तरह होता है और ये सेकंड बॉन्ड पाई बॉन्ड की तरह होता है, और यहाँ मेटल और कार्बन के बीच इनफैक्ट सिग्मा और पाई दोनों कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पे क्या था कि जब आइसोलेटेड फॉर्म था तो sp था बेसिकली कार्बन एंड बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रॉम था, एंड सिचुएशन मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री जो था वो इनफैक्ट लीनियर था, ज्योमेट्री लीनियर था। लेकिन यही इथिन जब कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा तो इनफैक्ट क्या होगा कि पहले अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा मेटल के पास, फिर मेटल अपने फील्ड ऑर्बिटल से इस इथाइन के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर जो होगा घट जाएगा एंड बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। एंड कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ बढ़ जाने का मतलब इनफैक्ट पी कैरेक्टर जो होगा वो बढ़ जाएगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ जाने का मतलब पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और पी कैरेक्टर बढ़ जाने के कारण यहाँ पे कार्बन के अंदर sp2 कैरेक्टर जो होगा वो डेवलप हो जाएगा। sp2 कैरेक्टर जो होगा यहाँ कार्बन के अंदर sp2 कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। अब इससे होगा क्या कि ये sp से sp2 के जैसा बन जाएगा, sp से sp2 के जैसा बन जाएगा, तो इनफैक्ट प्लेनरिटी तो लॉस नहीं होगा बट लीनियरिटी जो होगा वो लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा कि ड्यू टू दिस बैक डोनेशन, ड्यू टू दिस बैक डोनेशन due to this back donation, linearity of C2H2 is lost, but प्लेनरिटी इज नॉट लॉस्ट। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, मैं वापस इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ। देखो जब ये आइसोलेटेड फॉर्म में था तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रॉम है, मॉलिक्यूल लीनियर है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स में आएगा तो ये पहले पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा सिग्मा मैनर में, फिर ये मेटल अपने फील्ड ऑर्बिटल से इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर जो होगा लेस देन 3 हो जाएगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ जाने के कारण पी कैरेक्टर जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो अब ये sp से sp2 कैरेक्टर यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, और sp2 कैरेक्टर डेवलप हो जाने के कारण इसकी लीनियरिटी जो होगा C2H2 की लीनियरिटी जो होगा लॉस हो जाएगा। लीनियरिटी ऑफ C2H2 इज लॉस्ट बट प्लेनरिटी इज नॉट लॉस्ट, क्योंकि sp2 होने के बाद भी ये प्लेनर ही रहेगा। लीनियरिटी तो लॉस हो जाएगा बट प्लेनरिटी लॉस नहीं होगा। एंड कॉम्प्लेक्स में आने के बाद इससे इथाइन के अंदर जो कार्बन कार्बन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड जो होगा दैट इज बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अब ये कॉम्प्लेक्स में आने के बाद बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 3 हो जाएगा, एंड बॉन्ड लेंथ जो होगा 1.20 से 1.20 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा हो जाएगा। जब आइसोलेटेड फॉर्म में है तो बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रॉम है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स में आएगा तो बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन मेटल ट्रांसफर कर रहा होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर तो घट रहा होगा एंड बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक ना। एंड बॉन्ड लेंथ बढ़ने के कारण पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और पी कैरेक्टर बढ़ जाने के कारण कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर यहाँ पे कार्बन जो होगा इसके अंदर डेवलप हो जाएगा sp2 कैरेक्टर, और sp2 कैरेक्टर डेवलप हो जाने के कारण पहले अगर आप लीनियर की बात करेंगे तो यहाँ पे लीनियर जब था तो इसका बॉन्ड एंगल जो था ये 180 था, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स में आएगा तो अब ये बॉन्ड एंगल यहाँ पे 180 नहीं रहेगा, क्योंकि sp से sp2 कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, तो बॉन्ड एंगल लेस देन 180 आ जाएगा। बॉन्ड एंगल लेस देन 180 होगा एंड बॉन्ड ऑर्डर जो होगा लेस देन 3 हो जाएगा,
एंड बॉन्ड लेंथ जो होगा ग्रेटर देन 1.20 एंगस्ट्रॉम होगा, और कॉम्प्लेक्स में इसकी लिनियरिटी लॉस हो जाएगा बट प्लेनरिटी जो होगा वो मेंटेन रहेगा। और इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऐसे पाई एसिड लिगेंड्स है, ठीक ना, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक लिगेंड्स है विच डू नॉट हैव डोनर एटम्स but still they act as ligand, because in such type of ligands pi electron density involved in coordination, and such type of ligands are known as pi acid ligands. दिख रहा था क्या ये? ओके डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे पाई एसिड लिगेंड्स में नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूँगा मैं PR3। P यहाँ पे फॉस्फोरस है, R कोई ग्रुप है, और ये R ग्रुप जो है यहाँ पे R की जगह पे आप हाइड्रोजन ले सकते हैं, फ्लोरीन ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मिथाइल ग्रुप, ये C2H5 इथाइल, और ये PH फिनाइल एक्सेट्रा, ये सारे ग्रुप हो सकते हैं यहाँ पे R की जगह पे, ठीक है ना। मान लो कि इस मेटल M पे कोई चार्ज है, ये M+N चार्ज वाला मेटल है ये, ठीक है ना। यहाँ पे फॉस्फोरस है जिसके पास ये एक लोन पेयर है फॉस्फोरस के पास, और फॉस्फोरस थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, तो इसके पास d ऑर्बिटल जो होगा वो वैकेंट होगा। थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है तो इसका 3d ऑर्बिटल जो है ये वैकेंट है, फॉस्फोरस का 3d ऑर्बिटल। अब होगा क्या कि यहाँ पे इनफैक्ट ये फॉस्फोरस जो होगा लोन पेयर डोनर बनेगा। लोन पेयर डोनर बनेगा तो यहाँ पे ये कोई मेटल M है और इस M पे चार्ज है पॉजिटिव, तो ये PR3 जो होगा एज ए लिगेंड की तरह काम करेगा। तो ये अपना लोन पेयर पहले ये सिग्मा डोनर की तरह डोनेट करेगा मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में, तो ये पहला डोनेशन सिग्मा डोनेशन होगा। फिर ये मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने के कारण जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो इनफैक्ट क्या करेगा कि मेटल और फॉस्फोरस के बॉन्ड को स्ट्रेंथ करने के लिए, मेटल और फॉस्फोरस के बॉन्ड के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए इनफैक्ट ये अपने फील्ड d ऑर्बिटल से इसके वैकेंट d ऑर्बिटल में ये बैक डोनेशन करेगा। वैकेंट d ऑर्बिटल में बैक डोनेशन करेगा, इनफैक्ट वैकेंट d ऑर्बिटल में बैक डोनेशन करेगा। और जब बैक डोनेशन करेगा तो बेसिकली मेटल और फॉस्फोरस के बीच इनफैक्ट डिस्टेंस जो होगा वो घट जाएगा, मेटल फॉस्फोरस के बीच डिस्टेंस घट जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे कुछ मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स का कुछ एग्जाम्पल लेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, बट क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पे मैं एक ऑर्डर डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ऐसे बैक डोनेशन को इनफैक्ट क्या बोलोगे, ये बैक डोनेशन पाई बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे एक साथ इस सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, इन दोनों बॉन्ड को एक साथ हम सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं या सिनर्जिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक ना। तो फर्स्ट डोनेशन सिग्मा एंड सेकंड डोनेशन पाई हो गया। जब ये पाई डोनेशन करेगा तो बेसिकली मेटल और फॉस्फोरस के बीच डिस्टेंस घट जाएगा एंड मेटल फॉस्फोरस का बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो आगे क्वेश्चन करने से पहले मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि आपके पास ये PR3 है, PR2Cl है, PrCl2, PCl3 है। तो यहाँ जरा देख लो कि R की जगह पे मान लो मैंने मिथाइल ग्रुप ले लिया, मिथाइल, तो ये हो गया PMe होल थ्राइस, ये भी हो गया PMe होल थ्राइस, ठीक ना। इसके पास एक लोन पेयर है। सिमिलरली ये हो गया PCl और इसके पास यहाँ पे ये मिथाइल है और ये मिथाइल है। तो ध्यान रहे मिथाइल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होता है, मिथाइल के अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होता है। और बेसिकली ये Me जो है और ये Me और Cl की बात करेंगे तो इनफैक्ट होगा क्या कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जो होगा Me का ज़्यादा होगा। इनफैक्ट ये जो CH3 होगा, इस CH3 के अंदर ये +I इफेक्ट होता,
प्लस आई इफेक्ट होता मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं CH3। तो यहाँ पे क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करके फॉस्फोरस के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। और यहाँ पे देखो कि क्लोरीन के अंदर माइनस आई इफेक्ट है, तो बेसिकली क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये मिथाइल जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो फॉस्फोरस के साथ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज़्यादा लगा होगा, फॉस्फोरस के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा एंड फॉस्फोरस में फर्दर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगा। तो अगर आप Pr3, Pr2Cl, PrCl2 एंड PCl3 की अगर बात करेंगे तो यहाँ एक फॉस्फोरस से 3 क्लोरीन अटैच है और क्लोरीन जो है ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। और यहाँ पे जो Pr3 में आप देखो कि इनफैक्ट क्या है यहाँ पे कि ये R जो है तीनों के तीनों अल्काइल ग्रुप है और अल्काइल ग्रुप जो होता है प्लस आई इफेक्ट लगाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। तो ये R जो होगा अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, इनफैक्ट यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज करके पुश करके फॉस्फोरस के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी तो बढ़ा देगा बट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी घटा देगा। तो आप देखो यहाँ पे अगर इन चारों में इलेक्ट्रॉन डोनेशन, बैक डोनेशन एक्सेप्टिंग एबिलिटी चेक करना है कि जब मेटल बैक डोनेशन करेगा तो इनमें से इन चारों लिगेंड में से कौन सा लिगेंड होगा बैक डोनेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है। तो Pr3, Pr2Cl, PrCl2 एंड PCl3 में अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 3 माइनस आई ग्रुप वाला क्लोरीन लगा हुआ, जिसके कारण PCl3 में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होगा, मतलब बैक डोनेशन एक्सेप्टेंस एबिलिटी जो होगा PCl3 में ज़्यादा होगा, PCl3 में ज़्यादा होगा। लेकिन अगर यहाँ पे बात किया जाए कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी किसका ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी जो होगा Pme होल थ्राइस का यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा Pr2Cl से। यहाँ पे ये ऑर्डर होगा आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। यह आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी का ऑर्डर होगा। तो मैं यहाँ पे जैसे सपोज कर लो कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे R की जगह पे हमने क्या क्या लिया था, हाइड्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मिथाइल, इथाइल, फिनाइल, ऐसे ग्रुप हो सकते हैं। और फॉस्फोरस के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाला अगर ग्रुप अटैच रहेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी घट जाएगा। लेकिन इसके साथ जितना प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज़्यादा अटैच होगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगा बट इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी जो होगा वो घट जाएगा। जैसे देखो कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स लेता हूँ कि मेरे पास P, ये MP Me होल थ्राइस है और ये CO होल X है। यहाँ पे कार्बोनिल का नंबर मालूम नहीं है और यहाँ पे M कोई मेटल है। फिर दूसरा कॉम्प्लेक्स लिया मैंने कि ये मेरे पास है, ठीक ना, ये मेरे पास है मेटल M और फिर ये है PME होल ट्वाइस Cl, फिर ये CO होल X है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है। एंड तीसरा कॉम्प्लेक्स ये मैंने लिया कि मेरे पास तीसरा कॉम्प्लेक्स है ये M और ये P, फिर ये मैंने लिया Me Cl2 और फिर ये CO होल X। ये मान लो 3 कॉम्प्लेक्स लिया। यहाँ पे कार्बोनिल लिगेंड का नंबर जो है तीनों कॉम्प्लेक्सेस में ये X है, X कोई वैल्यू है जो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये 3 कॉम्प्लेक्सेस आपको दे रखे हैं और इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस में आपको CO का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। एंड बॉन्ड लेंथ को मैं D से रिप्रेजेंट करता हूँ, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ और यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ मुझे कंपेयर करना है इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस में। तो आप देखो पहले होगा क्या कि ये Pme होल थ्राइस इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा,
यहाँ भी Pme होल ट्वाइस Cl इस मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, और यहाँ भी Pme होल ट्वाइस होगा PmeCl2 जो होगा ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस मेटल को देगा। फिर मेटल क्या करेगा, अब यहाँ बात करते हैं, ठीक ना। यहाँ ज़रा देखते हैं, Pme होल थ्राइस के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप फॉस्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। तो Pme होल थ्राइस के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा होने के कारण ये मेटल को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, जिसके कारण मेटल के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा और ये कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा से ज़्यादा बैक डोनेशन करेगा। और यहाँ भी P ने, फॉस्फोरस ने ये M को इलेक्ट्रॉन दिया, तो M के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, ये कार्बोनिल भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन ये मेटल फर्दर इसको बैक डोनेट करेगा। यहाँ भी कार्बोनिल इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, सिग्मा डोनर होगा, फिर ये मेटल जो होगा इसको बैक डोनेट करेगा। अब आपको यही देखना है कि कहाँ पे मेटल जो होगा, इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस में आपको ये देखना है, इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस में आपको ये देखना है कि कहाँ पे मेटल जो है कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बैक डोनेट करे। अब कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। तो यहाँ देखो Pme होल थ्राइस और यहाँ पे Pme2Cl और यहाँ पे PmeCl2 है। अब PmeCl2, Pme2Cl एंड Pme होल थ्राइस, इन तीनों को अगर कंपेयर किया जाएगा तो Pme होल थ्राइस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा यहाँ पे, और ये मेटल फिर क्या करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बैक डोनेट करके कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट करेगा, कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा और कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर घटा देगा एंड बॉन्ड लेंथ बढ़ा देगा। तो आपको यहाँ देखना ये है कि कहाँ पे मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो Pme होल थ्राइस के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा कंपेयर टू दिस। यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे 1 मिथाइल ग्रुप है, इन दोनों में कंपेयर किया जाएगा तो ये Pme होल ट्वाइस Cl ज़्यादा से ज़्यादा M को इलेक्ट्रॉन देगा कंपेयर टू PmeCl2। और जब M के पास ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये फर्दर बैक डोनेट करके कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पहुँचाएगा, एंड कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर घटेगा एंड बॉन्ड लेंथ जो होगा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस में कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा होगा देन सेकंड, एंड सेकंड में ज़्यादा, सेकंड वाले का ज़्यादा होगा देन थर्ड। आप समझ चुके होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा। यहाँ पे Pme होल थ्राइस है और Pme होल थ्राइस का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी Pme2Cl से ज़्यादा है और Pme2Cl का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी PmeCl2 से ज़्यादा होगा। और जब ये ज़्यादा से ज़्यादा M को इलेक्ट्रॉन देगा तो M बैक डोनेट करके इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के इसका बॉन्ड ऑर्डर घटा देगा, बॉन्ड लेंथ घटा देगा, बॉन्ड ऑर्डर घटा देगा एंड बॉन्ड लेंथ बढ़ा देगा। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस में कार्बोनिल का अगर बॉन्ड लेंथ चेक किया जाएगा तो फर्स्ट वाले का ज़्यादा होगा सेकंड वाले से एंड सेकंड वाले का ज़्यादा होगा थर्ड वाले से, क्योंकि फर्स्ट के केस में Pme होल थ्राइस जो है ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा M को, M के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, फिर M जो होगा इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके CO का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर देगा एंड बॉन्ड लेंथ को बढ़ा देगा। ठीक है, तो ओके डियर, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, और अगले लेक्चर में हम लोग और पाई एसिड लिगेंड डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पाई एसिड लिगेंड को हम लोग फिनिश कर देंगे, और पाई एसिड लिगेंड फिनिश करने के बाद हम लोग अगले लेक्चर में इफेक्टिव एटमिक नंबर पढ़ेंगे। और इफेक्टिव एटमिक नंबर पढ़ने के लिए आप लिगेंड की डेंसिटी, लिगेंड के ऊपर चार्ज जो है उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। जितने भी मैंने लेक्चर नंबर 1 से लेके आज का जो लेक्चर हो गया लेक्चर नंबर 8 तक को प्रॉपर नोट्स बनाएं, प्रॉपर नोट्स बना के लिगेंड की डेंसिटी और लिगेंड के चार्ज को पढ़ें। ठीक है, तो जाके आगे की ओर आपको ये सब्जेक्ट जो है काफ़ी इजी लगेगा, काफ़ी आसान लगेगा। और ध्यान रहे
आज के लेक्चर को पढ़ने से पहले जो वीडियो नंबर 7 है उसको अच्छे से देख लें, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा, ठीक ना।